बफर स्टॉक आप लोग अपने यहाँ बफर स्टॉक जो रखते हैं लगभग कितना रखते हैं खाने के लिए? बफर किन किन चीजों का रखते हैं पहले ये बताओ, फिर समझ में आएगा। बफर आप लोग अपने घर में रखते हैं? हाँ भैया, दाल चावल आटा, बिल्कुल सही बात है। और शुगर का बफर स्टॉक रखते हैं, मतलब खाने का ही बफर रखते हैं कि किसी और चीज का भी बफर रखते हैं आप लोग? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, फूड आइटम के अलावा भी कोई आप बफर रखते हैं? एसेंशियल नीड्स रखते हैं सर, क्या होते हैं वो? साबुन का एसेंशियल नीड, चलो ठीक है। और हाँ बिल्कुल आदमी रखता ही है। हाँ, ऐसा क्यों आप रखते हैं? बिल्कुल सही बात है, रेगुलर यूज में बार बार होती है, ठीक बात है, सही बात है। लगभग लगभग रेगुलर की चीज ही होती है, रोज ही आप उसको यूज करते हैं और रोज रोज मंगा पाना पॉसिबल होता भी नहीं। ये हुआ एक ह्यूमन नीड्स की। अब गवर्नमेंट के बफर स्टॉक की बात करते हैं, सरकार भी तो बफर स्टॉक रखती होगी आपके पास, तो वो जो बफर स्टॉक रखती है वो कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, लिखिए। स्टोरेज ऑफ अ गुड्स, किसी वस्तु का भंडार, स्टोरेज ऑफ अ गुड्स, स्टोरेज ऑफ अ गुड्स किसी वस्तु का भंडार, डैश यूज इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, आपात स्थितियों से निपटने के लिए। किसी भी वस्तु का भंडार डैश आपात स्थितियों से निपटने के लिए, ठीक बात है। एक लाइन में समझ में आया? किसी भी चीज को स्टोर करो, किस चीज के लिए? इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी वहां पर। लिखो, कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 4th 5-year प्लान। यह कॉन्सेप्ट, विषय, हाँ सेकंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 4th 5-year प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना में यह प्लान दिया गया था। 4th 5-year प्लान ब्रैकेट में 1969 से 74 के बीच का दौर है। ये वो समय था जब हमारे यहाँ बफर स्टॉक नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इस समय क्यों आया था, 69 से 74? इसके पीछे, हाँ इसके पीछे कॉमन सेंस था कि सर हम दो लड़ाइयां लड़ चुके थे, एक 62 वाली एक 65 वाली। 62 में लड़ाई हमने लड़ी थी चाइना के साथ, 65 में हमने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ। इन दोनों फाइट में ऑब्वियस बात है, एक में हम जीते एक में हम हारे। चाइना के साथ हम हारे थे, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान के साथ हम जीते थे, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही क्या है? कल बड़ा अच्छा मैं देख रहा था, पाकिस्तान के आपने जनरल लोग देखे कितने मेडल लगे होते हैं उनके? तो लोग कह रहे पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयां लड़ी इंडिया के साथ और सब हारे हैं, तो मेडल कहाँ मिला? बात तो सही है यार, लॉजिकली देखा जाएगा। ये मार्केट से खरीद खरीद के लगा लिए, नहीं होते मेडल टाइप के, बट ठीक है। क्या था बोलिए, मैं क्या थी, क्या पॉइंट? हाँ, तो 1962 और 65 की वॉर के बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए जो आपके स्टॉकिंग वैल्यू में रखे, थोड़ा सा रखिए, ठीक है। 69 का था, लिखो। एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, डिसाइड द फूड स्टोरेज क्राइटेरिया, खाद्यान्न भंडारण मानदंड का उपयोग करती है। फूड स्टोरेज क्राइटेरिया, फूड स्टोरेज क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड जो बफर स्टॉक, विच इज कॉल्ड बफर स्टॉक, जिसको बफर स्टॉक के नाम से डिनोट करते हैं। हेडिंग डालिए, प्रोसेस। बफर स्टॉक की प्रोसेस क्या होती है? तरीका क्या है बफर स्टॉक का, कैसे काम करती है बफर स्टॉक? नंबर 1, कौन सा प्राइस स्टार्ट होगा बफर स्टॉक का, पीछे बता चुका मैं। एमपी, पीपी, बोलो। इश्यू प्राइस बफर स्टॉक पे होगा। इश्यू प्राइस तो लोगों को देने के लिए होता है ना, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बफर स्टॉक का मतलब सरकार अपने स्टॉक में रख रही है, तो गवर्नमेंट जिस प्राइस पे खरीदेगी उसी प्राइस की तो बात होगी केवल। कौन सी प्राइस पे खरीदती है?
हाँ, अरे यही तो खेल है भाई, समझो, मैंने इसीलिए आपको प्राइस पहले बढ़ाया। एमएसपी तो डिसाइड करती है, उस प्राइस पे खरीद थोड़ी रही। सरकार जिस रेट पे खरीदेगी उसी प्राइस की तो वो खरीद के रख ली ना। अभी इसको जब निकालेगी तो इश्यू प्राइस हुआ, जो डिसाइड कर रही है वो एमएसपी हुआ, समझ रहे हो ना यार। हाँ, तो इसमें कौन सी बात करेंगे हम, पीपी। ठीक है, लिखिए स्टेप 1 प्रोक्यूरमेंट प्राइस, अधिप्राप्ति मूल्य। स्टेप 1 इस पे गवर्नमेंट ने खरीदा। स्टेप 2 स्टोरेज इन एफसीआई, एफसीआई में इस माल को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। थर्ड स्टेप 3 20% स्टोरेज इन स्टेट वेयर हाउस, 20% हिस्से को स्टेट के वेयर हाउस में रखते हैं। 10% इन एफपीएस, 10% हिस्सा फेयर प्राइस ऑफ, एफपीएस ही बोलते हैं, फेयर प्राइस ऑफ। फेयर प्राइस ऑफ का मतलब होता है स्टॉक 10%, याद रखिए हम, ये सिंपली आप ऐसे समझो, राशन की दुकान की बात कर रहा हूं। 10% जो राशन का माल होता है, वो माल राशन की दुकान पे कभी भी खत्म नहीं होता है। वो क्यों रखा जाता है पता है भाई, सिंपल है। राशन की दुकान में अगर मान लीजिए 100 किलो चावल आया, तो 100 किलो में से 90 किलो वो बेचेंगे आपको किस रेट पर, किस रेट पे बेचेंगे, 3-4 रेट मैं आपको बता चुका, मैं बार बार पूछूंगा। इश्यू प्राइस पे बेचेंगे ना। तो जो 10 किलो आपका बचा वो हमेशा स्टॉक में बफर रखते हैं, कौन, दुकान वाले। रीजन आपके सामने, क्योंकि अमीर आदमी जो है या मिडिल क्लास, उसके पास पैसा है, अगर कल को रेट बढ़े तो थोड़ा बहुत पैसा देके खरीद तो सकता, गरीब आदमी कहां से खरीदेगा। तो उसके लिए भी तो स्टॉकिंग रखनी चाहिए। तो वो स्टॉक, और स्टॉक आप बोलो सर एफसीआई में भी तो रखा हुआ है, रखा है, लेकिन एफसीआई से सामान ला करके और राशन की दुकान तक लाने में कितना टाइम लगेगा, प्रोसेस है ना, 10-20 दिन लग सकते हैं। उस 10-20 दिन वो गरीब आदमी क्या करे, सोचने वाली बात है। चलो, तो ये क्या स्टेप लिखा है, फेयर प्राइस ऑफ। ठीक है, अब हेडिंग डालिए एम्स, उद्देश्य क्या होते हैं बफर स्टॉक के। नंबर 1 फूड सेफ्टी, नंबर 1 फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा। दूसरा सडन क्रॉप फेल्योर, अप्रत्याशित फसल विफलता, सडन क्रॉप फेल्योर। नेक्स्ट टू कंट्रोल द मार्केट इंटरफेरेंस, मार्केट इंटरफेरेंस से बचाना, बाजार के हस्तक्षेप से बचना, क्योंकि मार्केट इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत होगी होगी भाई। मार्केट अगर खरीदने चाहेगा, मार्केट अगर माल पे बेचेगा तो सीधी बात है मार्केट सीधे माल कहां से उठाएगा। इसीलिए इंडिया, आपने वर्ड सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ वो चेन है ना, इसकी बिग बाजार, विशाल, इन सब की चेन है, ऐसे यूएस का जो सबसे बड़ी चेन है रिटेल, वो है वॉलमार्ट। सुना है आप लोगों ने वॉलमार्ट। मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी तो इंडिया में वॉलमार्ट आ रहा था, उस समय आया था, मनमोहन सिंह ने मना कर दिया, दिमाग वाले आदमी थे मनमोहन सिंह। तो उस समय बहुत ज्यादा अपोज किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ करके नहीं, फॉरेन लोगों को आने नहीं देना चाहती, इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा, फला डिमका। मनमोहन सिंह की शर्त ये थी कि जो वॉलमार्ट इंडिया आएगा, वो जो अपने यहाँ स्टॉकिंग करेगा, सामान रखेगा, वो सामान 70% माल उठाएगा किसान से, 30% माल उठाएगा रिटेल स्टोर से। ये इंडियन गवर्नमेंट की शर्त थी, जरा समझना शर्त ऐसी की थी। लॉजिक बात है। अब यहाँ पे बहुत सारा लोगों ने इसको, इस शर्त पे वॉलमार्ट ने तुरंत मना कर दिया कि साहब नहीं ऐसा होगा, तो मनमोहन सिंह ने कोई दिक्कत नहीं, निकलो। दिक्कत क्या है यहाँ पे समझिए। वॉलमार्ट आपको पता है, वॉलमार्ट अगर आइडिया है, नाम आपने सुना है, नहीं तो वॉलमार्ट के जो स्टोर होते हैं वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं। मेरी बात को समझिएगा, यहां से लेकर के आप किलोमीटर समझ गए, तो ये एवरेज बता रहा हूं, 9-9 किलोमीटर के हैं। यूएस में 9-9 किलोमीटर के वॉलमार्ट हैं। अब आप जरा स्टोर की वैल्यू समझना, 9 किलोमीटर का अगर कोई मॉल है तो आप समझो उसमें सामान कितना होगा। दूसरी चीज है उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी तगड़ी होगी, सोचने वाली बात है। आप समझिए, वॉलमार्ट ने बोला कि हम इंडिया में भी अपना स्टोर खोलना चाहिए। एक भी स्टोर नहीं है वॉलमार्ट के इंडिया में। रीजन उसके पीछे का क्या है, उन्होंने बोला कि हम अगर वॉलमार्ट खोलना चाह रहे हैं इंडिया में, तो अब सोच के देखिए, इतना बड़ा अगर कोई बंदा वो इंडिया में आएगा तो लॉजिक है अपने स्टोर में सामान रखेगा, और वो जो सामान रखेगा उस सामान को कहीं से उठाएगा, और वो सामान जिस जगह से उठाएगा वो हमेशा ग्रास रूट से उठाएगा सामान, बेसिक जगह से। बेसिक जगह है किसान, सही बात है। तो किसान के पास गया और सरकार बोल रही है कि बॉस मैं तुमको
₹20 किलो चावल का इश्यू प्राइस दे रहा हूँ, सॉरी प्रोक्योरमेंट प्राइस दे रहा हूँ, मार्केट कह रहा है कि हम आपको ₹40 दे रहे हैं, डबल। वॉलमार्ट पहुंचा, बोला मैं सीधे ₹100 किलो तुमको दूंगा। सीधी बात है, कॉमन सेंस से हर बंदा किधर जाएगा? ₹100 में। कोई दिक्कत? सोच के देखिए, इंडिया में जितने भी फार्मर हैं वो अपना पूरा माल वॉलमार्ट को बेच देंगे, और अगर उनको बेचा तो पूरा उस वॉलमार्ट ने अपने स्टोर में भर लिया और रेट लगा दिया ₹400 किलो। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो लॉजिक बात है, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल, तीनों खत्म। क्योंकि ₹400 किलो चावल आप में से कितने हैं जो खाते हैं? सीधी बात हो गई। जबकि आप लोग ठीक ठाक घर से ही आते हैं, सोच के देखिएगा। तो इवन इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ₹400 किलो खाएंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मार्केट में चावल रहेगा ही नहीं, तो जिस रेट पे चाहो उस रेट पे बेचो। अब सरकार ने बोला देखो भैया, मुझे पता है तुम क्यों आना चाह रहे हो, क्योंकि भाई लोग इतने ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, तो तुम्हारी इनकम तो होगी, लेकिन कंडीशन मेरी ये रहेगी कि आप इस तरीके की जो हरकत है वो 70% करोगे। मतलब 70% माल कहां से उठाओगे? किसान से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30% कहां से उठाओगे? रिटेल स्टोर से। रिटेल मतलब समझिए अग्रवाल जी की दुकान से। रिटेल मार्केट नहीं होता, लोकल मार्केट, वहां से। इसमें क्यों होगा? क्योंकि जब आप लोकल मार्केट से उठाओगे तो लोकल मार्केट के भी तो रेट आपको मिलेंगे, तो कम से कम इनका भी तो घर चलेगा। मिडिल क्लास वाले यहीं से तो खरीदते हैं, तो इनके रेट भी चलेंगे। इस वाले में जो सौदा था, एग्रीमेंट था, ये घाटे वाला था। लॉजिक है, क्योंकि इसमें वो बात नहीं हुई। इसी कंडीशन पे वॉलमार्ट ने बोला क्या कि हम नहीं आएंगे। सरकार बोली कोई दिक्कत है, हमारे पास तो वैसे भी ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वर्ड सुनोगे एफडीआई, एफडीआई सुने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी आप इस समय ब्रांड देखते हैं फॉरेन वाले, वो ब्रांड में गवर्नमेंट ने 29 टाइप ऑफ कैटेगरी बना रखी है, जिस कैटेगरी में एफडीआई 100% से लेकर के 10% तक की एफडीआई बांट रखी है। तो जो आप कपड़ा खरीदते हैं वो फॉरेन का ब्रांड बताओ कपड़े का है भैया? जारा। जारा कहाँ का है? क्या हाल है बताओ? ब्रांड पता है सर कहाँ का? भगवान जाने कहाँ का जा रहा, पता ही नहीं। कोई भी ब्रांड बताओ जिसकी लोकेशन आपको पता है कपड़ों में। एल्बा, एल्बा ब्रांड है, वॉचेस आते हैं एल्बा, अच्छा वो जर्मनी का है। तो सिंपल समझिए, जो भी आपके कस्टमाइज गुड्स होती हैं, वॉचेस हो गया, क्लॉथ्स हो गए, शूज हो गए, जितने भी बाहर के, इस पे 100% एफडीआई है। ये लोग अपना स्टोर, भाई सिंपल है, किसको जूता पहनना है ₹3000 का, जो व्यक्ति ₹3000 का जूता खरीद सकता है, लॉजिक बात है, उसके पास पैसे होंगे, सही बात है, तो उसको गवर्नमेंट सोचेगी सब्सिडी के लिए, कि जो गरीब आदमी उसको सोचेगी। तो जो लग्जरियस आइटम है वहां पे गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई कर दी है। समझ गए? मतलब सीधी बात है कि आपको इंडिया में अगर एफडीआई लाना है, मतलब अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, तो सारा पैसा आप ही लेके आओ, हमें नहीं चाहिए। और आप इंडिया में जो मन करे वो रेट करो, बस हमें उसके बदले टैक्स जो देना, जीएसटी होगा वो मैं लूंगा आपसे। तो इसीलिए इंडिया में 1 लाख रुपए का भी आप देखते हो बैग बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं, और ₹100 के बिकते हैं। तो सरकार का ध्यान ₹100 पे जाएगा। इस वाले पॉइंट पे, वॉलमार्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, गरीब आदमी और मिडिल क्लास दोनों इसमें सफर करते कि नहीं करते? बस सीधी बात है, कैसे पॉसिबल था? तो इस कंडीशन पे सरकार ने मना कर दिया वॉलमार्ट को कि आप नहीं आएंगे। बहुत तनातनी हुई थी, बीजेपी वालों को भी लेकर के हुई थी इस चीज को। बीजेपी सरकार अब ग्रोथ नहीं करने देना चाह रही, बस ये वो बीजेपी वाली खुद होती, वो खुद नहीं करती, बट वो अपोजिशन में होता है ना, तो थोड़ा बोलना पड़ता, वो ये आला सीन था। ठीक है, चलो क्या लिखे हो? मूल क्या लिखे वर्ड? इमरजेंसी सिचुएशन ना। एम्स में लास्ट पॉइंट क्या लिखे हो? टू कंट्रोल द मार्केट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, अपने अंतिम उत्पाद की अधिकतम वैल्यू मिले। अधिकतम उत्पाद की अधिकतम वैल्यू, जितना भी वैल्यू गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए उतनी मिले। अब आइए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, बफर स्टॉक के मानदंड क्या है? मानदंड, बफर स्टॉक मैंने बता दिया कब लॉन्च हुआ था, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ध्यान से, हर कार जो होती है वो क्वार्टरली बफर स्टॉक रखती है। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? हर 3-3 महीने, मतलब ऐसे समझो, अभी इस समय जो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है ना, वो नेक्स्ट 3 मंथ का बफर स्टॉक है इस समय। कोई भी युद्ध 3 महीने से ज्यादा अब तक चला नहीं है, तो कभी हमें जरूरत पड़ी नहीं है। समझ रहे हो? 10-20 दिन, 50 दिन मैक्सिमम, 50 दिन भी नहीं गया, 38 दिन गया मैक्सिमम, समझिए। तो बफर स्टॉक लिख लो इस चीज को, बफर स्टॉक इज अप टू 3 मंथ। बफर स्टॉक 3 महीने के लिए रखा जाता है। डिसाइडिंग डेट, डिसाइडिंग डेट बफर स्टॉक की, तो वो है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर,
1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, फर्स्ट, ठीक है। इन 4 डेट पे सरकार बफर स्टॉक को क्या करती है, रिव्यू करती है। सीधी बात है, कितना कितना हो गया। इसका मतलब अगर 3 महीने का बफर स्टॉक रखा है तो लॉजिक है 3 महीने बाद भी तो प्रोडक्शन होगा, तो सरकार इस बफर स्टॉक को जो पिछला 3 महीने उसको मार्केट में निकाल देती है। वो बिक गया, फिर नया स्टॉक आ गया, फिर 3 महीने बाद भाई कितने युद्ध लड़ेगा इंडिया में, अब तक थोड़े हर रोज थोड़ी युद्ध होते हैं यार। बट सीधी बात है कि जो आपका बफर स्टॉक है वो खराब भी तो हो जाएगा रखे रखे, तो उस बफर स्टॉक को 3 महीने के स्टॉक रखो, जैसे ही 3 महीने खत्म हुए इस चीज को निकाल दिया मार्केट में, नया बफर स्टॉक। समझ गए? तो 3 महीने का स्टॉक सरकार रखती है, पहली चीज। दूसरी, क्रॉप्स। क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? 3। नंबर 1 राइस, हाथों हाथ उसकी वैल्यू भी लिख लो। राइस, चावल 20 लाख टन, 20 लाख टन, ये है बफर स्टॉक भारत का। जरा समझना, इतना रखती है सरकार अपने, 20 लाख टन। 20 के आगे 5 जीरो लाख के, फिर 3 जीरो टन के, 1000 किलो होता है ना एक टन में। हाँ, इतना सामान सोचिए गेहूं को स्टॉक में रखती है, राइस को। चावल लिखिए 30 लाख, राइस हो गया, राइस 20 लाख। अच्छा, गेहूं 30 लाख, गेहूं 30 लाख टन, 30 लाख टन गेहूं रखती है। और ध्यान रखना 2015 से सरकार ने पल्सेस रखनी शुरू की है। फ्रॉम 2015, 2015 से दलहन पल्सेस डैश 1.5 लाख टन, 1.5 लाख टन, 1.5 लाख टन, 1.5 लाख टन का स्टॉक रखती है बफर। चैलेंजेस, चैलेंजेस बफर स्टॉक के लिए चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या हैं? नंबर 1, इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकुशल इन्वेंट्री प्रबंधन। दूसरा, स्टोरेज इश्यू, भंडारण कहां करे। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इश्यू, परिचालन लागत। फोर्थ, थर्ड क्या था? ट्रांसपोर्टेशन इश्यू। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यू, वितरण लागत। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू, प्रशासनिक मुद्दे। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। तगड़ा वाला करप्शन होता है एफसीआई के गोदामों में। बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा, पर ट्रक लगभग आप सोच के दे रहे बहुत होती कमाई यार। एफसीआई की असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की जॉब आती है, मार मची रहती है, याद रखिएगा। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आई थी एफसीआई में, ऑलमोस्ट वो रिकॉर्ड है यूपी वर्ल्ड इंडिया में, कि चौकीदार, जानते चौकीदार, उसकी पोस्ट आई थी। उस पोस्ट के लिए करीब करीब 12-14 लाख लोगों ने अप्लाई किया था एफसीआई के लिए। चौकीदार की, चौकीदार समझो गेट खोलते बंद करते हैं जो, वो चौकीदार की बात कर रहा हूँ मैं। सोच के देखिए 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो बेवकूफ तो होंगे नहीं सब। उनको कहानी पता थी क्या थी। एफसीआई के गोदाम में लगभग दिन के कितने ट्रक आते होंगे ऐसे मोटा मोटी, दिल्ली के एफसीआई के गोदाम में अप्रॉक्स, मोटा मोटी कुछ आइडिया? कोई बात, अप्रॉक्स में ट्रक है लगभग 20,000, 17-18 ट्रक आते हैं रोज के, आते हैं। आपको वैल्यू दिख रही है आपको कितनी? 20 लाख टन। जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू आंखें वैसे में सो क्या बात कर रहे हैं, आते हैं। ठीक, अब हिसाब समझिए, जितने भी ट्रक की एंट्री है वो पर ट्रक पे 100 रुपए लेता चौकीदार एंट्री करने के, ले कॉमन है 100। आप समझिए जिसके ट्रक में 2 लाख का माल पड़ा है, वो 100 रुपए देने में दिक्कत देंगे उसको। समझिए बात को। अब हिसाब ये लगाइए कि 100 रुपए के हिसाब से 20,000 ट्रक का कितनी वैल्यू हुई पर डे। अब हिसाब जोड़ लीजिएगा मैथ का, आपके जो अगर मैथ आती है आपको तो जोड़ लेना। 17-18 हो जाते हैं ऑलमोस्ट एफसीआई में। सीजन में तो और बड़े आते हैं,
मंडी गए हो? मंडी कभी आजादपुर मंडी गए हो आप? नहीं, कभी जाइए, चले आइए, आपको देखा 2-4 हजार ट्रक वहीं खड़े हुए दिख जाएंगे आपको, चले आइएगा। मैं कह रहा हूँ चले आइए, इसलिए आप लोग एक्चुअली गए नहीं है, निकलिए मार्केट में, आपको दुनिया, अभी गाजीपुर मंडी गए हो? यहाँ देखिए आपने थोड़े बहुत, हाँ, तो गाजीपुर मंडी मान के चले आजादपुर का 10% है। अब हिसाब लगाइए आजादपुर मंडी कितनी बड़ी होगी भाई, एशिया की सबसे बड़ी है। एशिया में चाइना भी आता है, भारत भी आता है, बाकी तो पाकिस्तान छोड़ दो उसको, क्या ले, समझ गए? सोच के देखो, चाइना में भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं जितनी इंडिया में, आप खुद समझ जाओ कितनी बड़ी मार्केट होगी। तो आप हिसाब ये लगा लो कि किस हिसाब से, समझ रहे हो बात को लेकर के? तो अगर आप एवरेज 10,000 ट्रक का भी लेके चलते हो इंटू 100, आप हिसाब लगा लो, ये इनकम हुई फ्री किसकी, जो गेट पे है। ये तो गेट वाले की बात कर रहा हूं, अभी तो बाबू साहब की तो बात ही नहीं की मैंने, जो अंदर बैठे साइन करेंगे आपके ट्रक के लिए, नहीं डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके ऊपर मैनेजर साहब बैठे रहते। तो लगभग दिखाया गया 4 से 5 हजार की कॉस्टिंग पड़ती है ट्रक को प्रॉपर एंट्री करने में, इतनी लग जाती है। मूवी देखो नायक, नायक वाला सीन याद रखे, जिसमें देखिए अनिल कपूर गेटअप चेंज करके जाकर नहीं रेड करता है, तो वो कहता कितने देने का, 2,000 दे, चल आगे बढ़। तो वो जो 2,000 देने, मूवी में तो दिखाया गया पकड़ के रेड हो गई है वो करके, बट वो ले लेते हैं। अब हिसाब लगाइए 5, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जिसके ट्रक में 2 लाख 4 लाख 5 लाख का माल है वो 5,000 रुपया देगा, क्योंकि उसको पता फंसा हुआ चीजें। अब हिसाब ये लगाइए कि अगर 100 रुपये इसका है, तो अगर 4,000 बंदा कोई ले रहा है मैंने, उसका कितना होगा? मेरी बात को समझ, इसीलिए जब कभी देखिएगा न्यूज व्यूज में रेड वोड देखते हो कि एफसीआई के यहाँ जो चौकीदार था या एफसीआई का जो इंस्पेक्टर था, उसके घर में 7 करोड़ कैश मिला, ये मिला, कहाँ से मिला? इनकम चौकीदार क्या होता है, 2,800 पे ग्रुप पे बैंड पे होता है, 2,800 का मतलब कुल मिला के 30-32 हजार रुपये सैलरी हुई, तो उसके घर में 7 करोड़ कैश मिला कहाँ से? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये यहाँ से मिलता है। अब दिक्कत क्या है कि वो उस वैल्यू को, जो कैश उसने इकट्ठा किया, उसको कहीं खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ खर्च करेगा तो डॉक्यूमेंट लगेंगे, और डॉक्यूमेंट में क्या होगा भाई, आपकी इनकम 30,000, माल आप 30 लाख का बनवा रहे हो, कहाँ से? नहीं होता, आप फंस जाओगे। तो वो सब कहाँ रखता है? घर में रखता है। और इसमें अगर आपको लगता है कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये दिक्कत ये है इंडिया में कि इसमें अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है वो भी करता है। दिक्कत ये है क्योंकि आपके ऊपर वाला भी लेगा और आपसे नीचे वाला भी लेगा। आप शरीफ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो फिर आपकी नौकरी जाएगी या आपकी कंप्लेंट होगी। सबसे ऊपर वाला क्या होगा, नौकरी ले लेगा आपकी, नीचे वाला क्या करेगा, कंप्लेंट कर देगा। तो इसमें अगर आपको लगता है कि हम ईमानदार रहेंगे, अच्छी बात है, दुनिया ईमानदार, आप रहिए, आप सुधारने की कोशिश कीजिए, बट सोच के देखिए, आपके जैसे ही बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा, बट करप्शन में कमी नहीं आ रही है। कुछ हद तक 10% मैं कह रहा हूँ कमी आई होगी कुछ करप्शन, बट क्या लगता है अभी भी गवर्नमेंट काम में पैसा नहीं दिया जा रहा? अभी आपने कोई रिसेंटली गवर्नमेंट काम कराया है? कोई कुछ भी गवर्नमेंट से आपने कोई काम कराया है? कराया होगा तो अगर आपने ईमानदारी से करा लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट जनरली अभी भी आप चले जाइएगा, सबसे ईमानदारी कहाँ होती है? आरटीओ ऑफिस में बाहर खड़े हो जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा हिसाब किताब। या तहसील होती है जहाँ डॉक्यूमेंट के सारे काम, वहाँ खड़े हो जाना, उसके पास आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप ही आपके पास जो डीलर होते हैं वो आ जाएंगे कि भैया यहाँ कैसे खड़े हो, आपने बोला कि साहब ये करवाना ये करवाना, अपने आप रेट बताएंगे, कुछ नहीं करना, आप घर जाओ, आपका बन जाएगा। मेरा डीएल ऐसे ही बना था, झूठ वाली बात नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस सबका ऐसे ही बनता है, कौन जाके वहां पे चेक करता है? किसी को करा है? जबकि रूल के हिसाब से वहां जाकर के आपको गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं, आप आ गया था मुड़ करके, बट कौन इतना टाइम इसके पास है? ये दिक्कत है, करप्शन है। हाँ, तो एक मैंने बोला एक और किसी का नहीं हुआ, सिंपल। चलो, तो ये तुम्हारा कहलाता है चैलेंजेस अराउंड। अब आइए रिकमेंडेशंस, लास्ट हेडिंग इसी की, रिकमेंडेशंस। अनुशंसा क्या होती है? बफर स्टॉक की रिकमेंडेशंस क्या क्या है? इस रिकमेंडेशंस में आपको कवर करना है, रिपोर्ट है, ध्यान से लिखिए, शांता कुमार, शांता कुमार की रिकमेंडेशंस हैं, शांता कुमार की रिकमेंडेशंस हैं, शांता कुमार की रिकमेंडेशन, शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी, उनकी रिकमेंडेशन सीधे कॉपी पेस्ट करेंगे आप, गूगल पे लिख लीजिए HW, गृह कार्य दे रहा हूं मैं आपको, ये होमवर्क। शांता कुमार रिकमेंडेशन फॉर द बफर स्टॉक, शांता कुमार 4 हैं, तो शांता कुमार रिकमेंडेशन फॉर द बफर स्टॉक, ये ध्यान रखना, तो गूगल पे सही से टाइप करना, बफर स्टॉक के रिकमेंडेशन के लिए इन्होंने बताया था, वही जो दिक्कत है चैलेंजेस उसी को दूर करने के लिए बताया था, ठीक है। चलो, तो ये आपका बफर स्टॉक की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट आइए, मैंने आपको शायद फूड सिक्योरिटी भी लिख के नहीं दिया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, लास्ट लेक्चर में आपको क्या क्या दिया गया था होमवर्क में? मुझे याद आ रहा है मैंने फूड सिक्योरिटी मिशन दिया था आपको, दिया था एक्ट, हाँ सही, ठीक, फूड सिक्योरिटी एक्ट था, एड पीडीएस भी था, पीडीएस भी था, लिख लिया था, ठीक। अब आइए,
मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करते हैं। मिसलेनियस टॉपिक, फुटकर के कुछ टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो करते हैं। इनमें से क्वेश्चन उठते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो उठे हुए हैं। अच्छा, एक और काम करना है, देखो जो कॉमन चीज है, ग्रीन रिवॉल्यूशन सुने हो, हरित क्रांति, सबने सुनी हो ग्रीन रिवॉल्यूशन? अबे हाँ या ना भाई, सबने सुना हो, 10th में पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। सरकार बाहर से कुछ लेकर के आई थी इंडिया में, कुछ चीजों को लेकर के, वो करके, समझ गए हो? तो आज का होमवर्क पहला ये हो गया, अभी जो लिखने के लिए शांता कुमार वाला हो गया। दूसरा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिक्स क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। तो टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन में बताऊंगा, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको करना है। आप लोग लिखते चल रहे हैं, बट कोई व्यक्ति मेरे पास जमा नहीं कर रहा है सबमिट। तो अगर आपने लिख लिया होगा तो उसको सबमिट कर दीजिएगा, मुझे चेक करना है। ठीक हो गई बात? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और ये दो आज के हो गए, फिर कल, फिर अभी और हो सकता है और मिले होमवर्क के लिए। लिखिए पहले फुटकर की चीजें। राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना, स्पीड आई है मिसलेनियस में। राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना, ऐसे ही इंग्लिश हिंदी। राष्ट्रीय पनधारा, PANDHARA, पनधारा विकास योजना, पनधारा विकास योजना 1990 की स्कीम है। 1990 की स्कीम है, 25 स्टेट में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, एम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ावा देना, एक बार आया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पोषणीय कृषि। नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पोषणीय कृषि। 1991 का कॉन्सेप्ट है नीदरलैंड में। 1991 का कॉन्सेप्ट है नीदरलैंड में। सिंपल है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब लिखिए यूज ऑफ ऑर्गेनिक मेथड्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक मेथड्स। ऑर्गेनिक मेथड, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का यूज करना। तो इससे आपका जो नेचर होगा नुकसान भी नहीं होगा, प्रोडक्शन भी होगा। ठीक बात है? तो ये कहलाता सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, अच्छा पीडीएस तो आपका हो गया ना। देखो पीडीएस के सामने मैं आपको बता दूं, पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडीएस, इवोल्यूशन ऑफ पीडीएस। मैंने आपको हिस्ट्री भी दी थी इस चीज के लिए, लास्ट अगर याद है तो ठीक है। जो भी नए लोग लिख लीजिए पीडीएस में। पहला है मीनिंग, अगर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, किन में हेडिंग में लिखना है, मीनिंग। दूसरा है इवोल्यूशन, हिस्ट्री, पीडीएस का इतिहास, सामने आपके हो रखा है इतिहास। फिर है पीडीएस वर्क, हाउ द पीडीएस वर्क, पीडीएस का वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है। देखो एमएसपी, ग्रेन, फेयर प्राइस सब दिया हुआ है सामने पीडीएस का। नेक्स्ट होता है, ये भी वही है, स्टेप्स इन पीडीएस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, पीडीएस का संरचना कैसी होती है। नेक्स्ट चैलेंजेस, पीडीएस के चैलेंजेस क्या होते हैं, चुनौतियां। ये पीडीएस की दुकानें आप लोग देखे होंगे, राशन की दुकानें देखी, इस तरीके की शॉप्स होती हैं, ये होती हैं। तो चैलेंजेस मैंने अभी आपको ऑलमोस्ट बता दिया पीडीएस के। ठीक है, तो इन 5-6 हेडिंग्स के थ्रू पीडीएस को कवर करना है। ठीक बात है? सामने आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन दिख रहा है आपको। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सिंपल मोटा मोटी मैंने बता दूं, चलो मैं भी बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा। पहले ये लिख लो, क्या लिखो, क्या लिख के वर्ड क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, नेक्स्ट आइए, फूड सिक्योरिटी मिशन तो हो गया था ना। ठीक, आइसोपॉम स्कीम का नाम है, ISOPOM, ISOPOM, ये स्कीम है गवर्नमेंट की। ये स्कीम है तिलहन, ऑयल सीड्स, दलहन और मक्का। तिलहन यानी ऑयल सीड्स, दलहन यानी पल्सेस, मक्का यानी कॉर्न। इन तीनों को एक साथ चलाने वाली स्कीम है गवर्नमेंट को, उसको आइसोपॉम के नाम से डिनोट करते हैं। दैट्स इट। तिलहन मतलब ऑयल सीड्स, तेल वाली, दलहन मतलब पल्सेस, एंड थर्ड वन इज कॉर्न। इन तीनों को एक साथ प्रोडक्शन कितना कैसे करना है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, चलो अच्छा देख लो, नेक्स्ट आओ। एक मिनट, इसकी स्कीम को मैं देख लूँ आपको। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो मैंने आपको लिखने को दिया था, हुआ कुछ दौर ऐसा था, इंदिरा गांधी के समय की कहानी है।